हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। माय नेम इज़ तनु राय और हम आज कर रहे हैं पाठ्यक्रम परिचय। इसका एक वीडियो आ चुका है जिसमें मैंने राज्य के सारे पहलू, अब देखिए ये सारे मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अब हम शुरुआत करेंगे राजनीति सिद्धांत के उद्देश्य से। तो हम इसकी शुरुआत, क्योंकि राजनीति सिद्धांत के दो उद्देश्य हैं, तो पहला उद्देश्य देख लेते हैं। विभिन्न धारणाओं जैसे राज्य, संप्रभुता, न्याय, स्वतंत्रता, समानता आदि, इनके अर्थों को हम समझेंगे, मतलब जानने की कोशिश करेंगे है क्या, और इस पे सभी थिंकर्स की जो अपने राय होती है वो इतनी अलग क्यों होती है। मतलब कि अगर हम बात करें न्याय की, तो न्याय के कितने प्रकार हैं, उन सब पे सभी थिंकर्स कितनी अलग अलग तरह के अलग अलग विचार होते हैं। कुछ सपोर्ट करते हैं, कुछ क्रिटिसाइज करते हैं। तो हमें वही चीज़ समझने की यहाँ पे मतलब हेल्प करता है राजनीतिक सिद्धांत। दूसरा है प्रत्येक धारणा के विभिन्न आयाम होते हैं। देखिए मैं इसका मैंने एग्जाम्पल बनाया है, मतलब एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे न्याय है हमारा टॉपिक, ठीक है। तो न्याय कितने प्रकार के हैं? व्यक्तिपरक, सामाजिक न्याय, द्विविभाजन यानी डाइकोटॉमी, ये इनका आपस में संबंध क्या है, इनकी परिभाषाएं क्या है, कौन मतलब किस ज़्यादा पार्ट को हम अच्छे से अपने समाज में, अपने जीवन में हम इसको अपना सकते हैं। ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा जो किसी भी स्टेट का जो मेन फोकस या अल्टीमेट गोल होता है, वो होता है कि उसके समाज में न्याय को स्थापित करना, उसे अच्छे से कंटिन्यू करना। तो हम इसी चीज़ों को समझ पाएंगे कि ये जितने भी टॉपिक्स हैं, क्या हम मेनली अपने गोल को अचीव उससे कर पाएंगे कि नहीं। मेन हमारा फोकस यही होता है, चाहे हम किसी भी थ्योरी को पढ़ रहे हो। ऐसे ही स्वतंत्रता है, जैसे नेगेटिव लिबर्टी हो गई, पॉजिटिव लिबर्टी हो गई। अब ये दोनों होते क्या हैं, तो हम ये मास्टर्स, मतलब हम ग्रेजुएशन में तो कर चुके हैं, लेकिन मास्टर्स में हमें और डिटेल में पढ़ना है इस पर। अब इनको सिर्फ थ्योरी के रूप में नहीं पढ़ना है, अब इनको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में डाल के देखना है, अपने आसपास के लोगों की प्रैक्टिकल लाइफ में। जैसे कि एक एग्जाम्पल है म्यूज़िक बजाना हमारी लिबर्टी है, लेकिन हम इतना लाउड म्यूज़िक नहीं बजा सकते हैं कि दूसरा इंसान, जो भी हमारे सामने व्यक्ति है, उसको उससे परेशानी हो सकता है। वो बीमार व्यक्ति हो सकता है वो छोटा बच्चा हो, या हो सकता है कि किसी व्यक्ति के सर में दर्द हो, या उसे म्यूज़िक नहीं पसंद है, या आपका जो सॉन्ग चॉइस है या म्यूज़िक चॉइस है वो उससे नहीं पसंद है। तो हम उसे परेशान नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारी लिबर्टी सिर्फ हम तक सीमित है, दूसरों को परेशान करना हमारी लिबर्टी में नहीं आता है। तो हम चीज़ों को ऐसे ही समझने की कोशिश करेंगे। कि फिर लिबर्टी में भी ऐसा आता है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो मेरी लिबर्टी के पार्ट में नहीं आता है। तो हमें समझना होगा कि हम ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकते हैं किसी भी थ्योरी के लिए, वो सब हमें सब्जेक्टिव ही होना पड़ेगा। तो ऐसे ही है लोकतंत्र के बहुत सारे मॉडल्स हैं। देखिए जैसे सहभागिता है, या फिर प्रतिनिधित्व मॉडल है, जैसे इंडिया ने प्रतिनिधि मॉडल अपना रखा है। तो हमें ये चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे हम कि कौन सा मॉडल सबसे ज़्यादा अच्छा है, क्यों वो अच्छा है। और अगर हम इसमें इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं, मतलब इंडियन पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो इसमें प्रतिनिधित्व का मॉडल ही उन्होंने क्यों अपनाया, ये सब चीज़ें हमें जानने में मदद मिलेगी। तो पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप उसको अपनी निजी ज़िंदगी में, अपनी पर्सनल लाइफ में हमेशा किसी भी रूप में कनेक्ट कर सकते हो। उसके लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये सब्जेक्ट हमें कैसे रखना है, कैसे नहीं रखना है। इसका हर एक पॉइंट अगर उसे ठीक से अगर आपको समझ में आ रहा है, तो उसे अपनी जैसे ही पर्सनल लाइफ में आप उसे रखोगे, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी तुरंत से। ऐसे ही हम यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया कि हम इन थ्योरीज़ के बारे में तो पढ़ेंगे ही, ठीक है। ये जो थ्योरीज़ हैं हम इनके बारे में पढ़ेंगे। हम इनके मल्टी डायमेंशंस, जितने भी इनके सब टॉपिक्स वगैरह होते हैं, क्या थिंकर्स ने बोला वो, अब हम मतलब क्या थ्योरीज़ हैं उसका हम देखेंगे कि थिंकर्स ने क्या थ्योरीज़ दी रखी। जैसे यहाँ पर रॉबर्ट डल है, शूम्पीटर, सारतोरी, ऐसे जो बहुत सारे थिंकर्स हैं उनके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। अब जो हमारा मेन जो शुरुआत होती है, सिद्धांत है क्या। अब हमें जानने की ज़रूरत है कि सिद्धांत, मतलब हम पूरी किताब को पढ़ रहे हैं और हमें यही नहीं पता कि सिद्धांत शब्द का मतलब क्या है, या इस पूरी किताब को पढ़ने का हमारा मोटिव क्या है, ये किताब हमसे क्या उम्मीद कर रही है सीखने की। तो हम कितना भी पढ़ लें वो चीज़ को सीख ही नहीं पाएंगे। तो सिद्धांत क्या है, इसकी शुरुआत है कि व्यापक तौर पर तो सिद्धांत ऑब्जर्वेशन और विचारों पर आधारित एक घटना है के बारे में सामान्यीकरण, मतलब कि कोई एक घटना घटी, हमने उसका ऑब्जर्वेशन किया कि ये घटना क्यों घटी, इसके क्या कारण हो सकते हैं, और फिर हमने सोच विचार करके एक डेफिनेशन फिक्स कर दी कि हाँ ये सिद्धांत है। जैसे न्याय की मैं अगर आपको बात करूँ, तो न्याय का मतलब क्या हुआ कि
जैसे ये दो बच्चे हैं, एक स्कूल जाता है और एक बच्चा गली में खेलता रहता है, वो स्कूल जाने लायक नहीं है, हो सकता है वो गरीब हो। तो अब मतलब क्योंकि दोनों ही बच्चों को पढ़ने का अधिकार मिला हुआ है, लेकिन एक जा पा रहा है, एक नहीं जा पा रहा, तो एक बच्चे यानी ए बच्चे के साथ तो न्याय हो गया, लेकिन जो बी बच्चा है उसके साथ तो न्याय नहीं हुआ। तो यही चीज़ हमें जाननी है कि न्याय क्या है, उस बच्चे के साथ क्यों नहीं हुआ, उसकी सिचुएशंस क्या है। तो यही चीज़ें हमें सिद्धांत की तरफ अग्रसर करती है कि हाँ, ऐसे हम सिद्धांतों को समझ सकते हैं। दूसरा है भौतिक प्राकृतिक विज्ञान में सामान्यीकरण का स्वरूप सामाजिक व्यवहारिक विज्ञान की तुलना में एक भिन्न अवस्था है में होता है। जैसे यानी कि जितने भी भौतिक और प्राकृतिक अवस्थाएं होती है विज्ञान की, ठीक है, क्योंकि सामाजिक हम विज्ञान बोलते हैं, तो अंक गणित भौतिक विज्ञान मतलब जितनी मैथमेटिक्स फिजिक्स वगैरह होती है, तो ये मतलब बहुत ऑब्जेक्टिव होती है, इसमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये बहुत ऑब्जेक्टिव, तो यानी 2+2=4। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि हम इसको 6 बनाना है, हमें इसको 10 बनाना है, 100 बनाना, नहीं, 2+2=4, ठीक है। तो ये बहुत इजी है। अगर हम फिजिक्स कर रहे हैं तो फार्मूला पुट किए, हमने चीज़ें समझ ली। अगर स्पीड का फार्मूला पुट करके चीज़ें जान रहे हैं, हम वेलोसिटी का फार्मूला डाल रहे हैं, तो लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि जो सामाजिक और व्यवहारिक विज्ञान होता है ना, जिसमें कौन सा सब्जेक्ट आता है, साइकोलॉजी आ जाती है, इकोनॉमी है, पॉलिटिकल साइंस है, तो ये जो सब्जेक्ट होते हैं ना, ये व्यवहारिक होते हैं, ये हर व्यक्ति के व्यवहार पर बनाए जाते हैं, और सिद्धांत यहाँ पर बहुत सारे लोगों को लेकर बनाया जा सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो हर एक इंसान पर एप्लीकेबल हो, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति 2+2 नहीं हो सकता है, ठीक है। सबकी ज़रूरतें, सबका सोचने का तरीका, सब कुछ अलग हो सकता है, सब व्यक्तियों का व्यवहार अलग है, उनका सामाजिक विकास या उनका समाज ही अलग है। हम अमेरिका की थ्योरीज़ को, अमेरिका के लोकतंत्र को एज इट इज़ भारत के लोकतंत्र पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, या फिर हम रूस के समाजवादी मॉडल को भारत पे एज इट इज़ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हमने जब अपना संविधान बनाया, तो क्या हमने किसी भी देश के जब संविधान की हेल्प लिया, उनके अच्छे मॉडल्स को देखा, तो क्या हमने एज इट इज़ उतार लिया? नहीं, उनको भारत के समाज के रूप में हमने पहले उसे बनाया, फिर उसे अपने संविधान में लिखा, ताकि हमें पता है हमारा संविधान, हमारा समाज कैसा है। अगर हम शिक्षा का अधिकार ले लेते मतलब अगर हम शिक्षा का अधिकार ले रहे हैं, हम मौलिक अधिकार ले रहे हैं, हम वहाँ पे मौलिक अधिकार है अमेरिका में गन रखना, लेकिन इंडिया में नहीं है, क्या हमने वैसा ही मौलिक अधिकार अपनाया? नहीं। तो ये चीज़ें हमें दिखाती हैं कि व्यवहारिक रूप से जो कोई सा भी सब्जेक्ट होता है, उनके सिद्धांत अलग होते हैं, उनकी थ्योरीज अलग होती हैं, जो कि भौतिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान से अलग होते हैं, क्योंकि प्राकृतिक विज्ञान में फार्मूला पुट करके हम चीज़ों को ईजी बना सकते हैं, लेकिन इनमें ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। तो इनकी जो इनका जो आउटकम होता है वो बहुत अलग होता है बाकी पूरा सजाए साइंस के आउटकम से ज़्यादा, क्योंकि वो पूरा फिक्स्ड होता है कि आपको वैसे ही काम करना है, उसका रिजल्ट वैसा ही आएगा, चाहे वो एक नॉर्मल व्यक्ति जिसने साइंस बहुत अच्छे से नहीं पढ़ी है, लेकिन उसे पता है कि इस फॉर्मूले से हमें कैसे आंसर निकालना है, चाहे वो साइंटिस्ट हो, वो एक ही तरीके से चीज़ों को निकालेंगे। लेकिन अगर हम इस सब्जेक्ट की बात करते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं हम, या इकोनॉमी की बात करें, तो नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी इकोनॉमी, या फिर हम बोल सकते हैं, हम अगर इंडिया के में ही माने कि दिल्ली की इकोनॉमी अलग है बिहार से, या फिर यूपी से, या फिर साउथ की किसी भी स्टेट से अलग है, तमिलनाडु से अलग है, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन, वहाँ का समाज, वहाँ का कल्चर बहुत इकोनॉमी को इफ़ेक्ट करता है। तो हम इसको ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं, हम इसको सब्जेक्टिव ही पढ़ना होता है। यही एक सिद्धांत की बहुत अच्छी खासियत भी है कि हमें अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है अलग अलग तरीके से। यहाँ पे एक है, समाज शास्त्र में भी सामान्यकरण की गुणवत्ता एक विषय से दूसरे विषय में भिन्न होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि समाज शास्त्र के जितने भी सब्जेक्ट हैं, यानी कि हिस्ट्री है, पॉलिटी है, सोशोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, इन चारों के बीच में, या ज्योग्राफी है, इन चारों के बीच में भी अलग अलग चीज़ें होती हैं। इनका जो रिजल्ट है, इनका जो आउटकम होता है, वो बहुत अलग निकल सकता है यहाँ पे। हालांकि प्राकृतिक सामाजिक विज्ञानों के सिद्धांत का स्वरूप मौलिक रूप से भिन्न होता है। ये तो बहुत यहाँ पे चीज़ हमने समझ ली, ये तो है ही। जो प्राकृतिक विज्ञान है, जो बायोलॉजी है, या फिजिक्स, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, तो ये हमारे सामाजिक विज्ञान से अलग ही होगी, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी अलग होती है, उनका काम करने का तरीका अलग होता है, लेकिन बॉडी तो एक जैसी होती है ना, सबके पास 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँख, 2 कान है। तो ये चीज़ें हमें बताती हैं कि हमारा जो विज्ञान, जो वर्ड है, चाहे वो प्राकृतिक विज्ञान के पीछे लगा हो या सामाजिक विज्ञान के पीछे, उसका ज़रूरी नहीं है कि मीनिंग सेम ही हो। वह अपने
बैकग्राउंड से बहुत डिफर कर सकता है। जैसे प्राकृतिक विज्ञान के सिद्धांत सामाजिक विज्ञानों के सिद्धांत के स्वरूप सटीक होते हैं, ये बात सच है, क्योंकि वो फार्मूला पे बनाए जाते हैं। वो सटीक होंगे क्योंकि वो फार्मूलाज पर ही बनाए जाते हैं। और जो ह्यूमन साइंस है वो सटीक नहीं हो सकते, क्योंकि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है। ऐसे ही कि दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत मात्र राज्य, सभ्य, समाज, व्यक्ति एक दूसरे संबंध के सामान्यकरण के बारे में शामिल है। मतलब कि ऑफ कोर्स व्यक्ति का व्यवहार हमारे समाज के निर्माण और उसके हम बोल सकते हैं पतन में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि उसका व्यवहार कैसा है। तो हम इन चीज़ों को देखेंगे पॉलिटिकल साइंस के थ्रू। और सिद्धांत के 3 घटक होते हैं या संघटक बोल सकते हैं। पहला है कि राजनीति राज्य और न्याय पर अनुचिंतन यानी चिंता, उस पर डिस्कशन आदि के बारे में विभिन्न राजनीतिक विचारक के व्यापक विचार क्या हैं। तो बिल्कुल हमें जानना है कि जितने भी हमारी थ्योरीज़ हैं, जितनी भी हाइपोथीसिस हैं, उन पे लोगों के क्या थॉट्स हैं, कैसे हैं, किसके थॉट ज़्यादा हम सटीक रूप से अपना सकते हैं। और क्योंकि ये विज्ञान है, ठीक है, तो आपको पता होगा विज्ञान का जो बेसिक होता है कि आप अल्प और अति दोनों नहीं कर सकते, हमें चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। ज़रूरत के हिसाब से हम चीज़ों को यूज़ करेंगे। तो ऐसे ही राजनीति में भी, क्योंकि विज्ञान आप समझ पा रहे होंगे इस वर्ड का मीनिंग, कि राजनीतिक विज्ञान में भी तो हमें चीज़ों को बैलेंस करके ही चलना पड़ेगा। अब अगर हमने ए व्यक्ति को बहुत सारे अधिकार दे दिए, बी को कम दिए और सी को बिल्कुल भी नहीं दिए, तो ये क्या विज्ञान का एक फॉर्मूला है? नहीं। विज्ञान कहता है कि जिसको जितनी ज़रूरत है हमें उसको उतना ही यूज़ करना। अब हो सकता है कि ये रिच हो, इसको ज़्यादा अधिकारों की ज़रूरत ना हो, क्योंकि वो अपने मनी के बेसिस पर भी बहुत चीज़ें अब कर सकता है। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा पुअर है, इसको सरकार से या राज्य से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन इसको नहीं मिल पा रहा है। तो यही चीज़ें हमें जानने को मिलती है। फिर है कि इसके हम सब टॉपिक सीखते हैं कि राजनीति विज्ञान का जो दृष्टिकोण है वो राजनीतिक दर्शन या नियामक राजनीति सिद्धांत से बनते हैं। इनका कहना है कि जो राजनीति विज्ञान का जो भी पर्सपेक्टिव बनता है वो राजनीति के दर्शन से बनता है या फिर नियामक राजनीतिक सिद्धांत से बनता है, नॉर्मेटिव से बनता है। तो ये एक बात सच भी है, क्योंकि हमें हमारे जीवन में दर्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उसके बाद ये राजनीति के सिद्धांत या दृष्टिकोण को बनाने में मदद करता है। जैसे कि इसमें वे संगठक शामिल है जो काल्पनिक स्वरूप के हैं, क्योंकि दर्शन को अक्सर काल्पनिक स्वरूप के रूप में ही माना जाता है। तो वे राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में विभिन्न राजनीतिक विचारकों की मूल प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं और मूल्यांकन करते हैं। तो यहाँ पे वही बताना चाह रहा है कि पहले वो किसी भी घटना के बारे में सारी नॉलेज ले लेंगे, उनका मूल्यांकन कर लेंगे, उसकी जितने भी उस पर विचार होंगे वो करें। उसके बाद एक फाइनल आउटकम के रूप में हमें जो थ्योरी मिलेगी वही हमें राजनीति के रूप में मिलती है। यहाँ पे वही चीज़ हमें समझाया है कि दर्शन हमें कितना हेल्प करता है हमारे राजनीति विज्ञान की समझ बढ़ाने के लिए। जो ये नियामक होते हैं यानी जो नॉर्मेटिव यानी रेगुलेटिव, ये जो चीज़ें होती है ये रेगुलेटिव अपने बिहेवियर में होती है, ठीक है, कि भाई वो रूल्स एंड रेगुलेशन में क्या कुछ तो क्राइटेरिया रखोगे ना चीज़ों को समझने का। मतलब बिल्कुल भी ऐसा तो नहीं है कि हमने बिल्कुल एक कमरे में छोड़ दी चीज़ें, वो फैल रही हैं, उसको कम से कम एक दिशा तो दोगे ताकि उस दिशा, जैसे कि ये चीज़ है, जैसे ये है, सब ऐसे खड़े हैं, ठीक है, अब हमारे पास सबको बोला गया भाई एक लाइन बनाओ। अब सब ये सोच रहे हैं लाइन कौन बनाएगा, या तो लोग मेरे पीछे लगेगा। अगर हर कोई मेरे पीछे ये सोच रहा है कि हर कोई मेरे पीछे लगेगा तो ये अनार्की जैसी चीज़ें हो जाएंगी। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि एक रूल्स है, भाई बोल देगा कि इस पर्सन के पीछे सब लग जाओ, अब ये लाइन बन गई एक। तो इसी तरीके से ये क्राइटेरिया होते हैं समाज के नैतिक मानदंडों को समझने के लिए, उसके स्वरूप को समझने के लिए। जो क्राइटेरिया वो ये है, क्राइटेरिया देखिए कि इनका मुख्य ध्यान है, मतलब जो विद्यमान है, जो चल रहा है उस पर नहीं होता, इनका ध्यान होता है होना चाहिए अथवा होता। यानी कि वो कह रहा है, क्योंकि दर्शन के बारे में बात की जा रही है, दर्शन तो क्या बात करता है कि चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में क्या वो पॉसिबल है? जैसे कि जैसे दर्शन बोलता है यानी फिलॉसफी कहता है कि लोगों को ईमानदार होना चाहिए, लोगों को मेहनती होना चाहिए। क्या आप प्रैक्टिकल लाइफ में देख पाते हैं कि लोग इतने ईमानदार हैं? नहीं, बहुत सारे लोग उतने ईमानदार नहीं हैं जितना दर्शन के रूप में देखा जा सकता है कि लोगों को ईमानदार होना चाहिए। तो ये नहीं बोल रहे ना कि लोग ईमानदार हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि लोग नहीं हैं इतने ज़्यादा ईमानदार, लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा होता तो ये चीज़ें होती। तो वो उस चीज़ पर फोकस करते हैं। दूसरा है कि वह राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं हैं, उनके लेखाओं को शामिल उन्होंने किया है। उनका कहना है कि जो हमारा बेस होता है ना राजनीतिक सिद्धांत का, उसकी मदद से हम राजनीतिक विज्ञान को हम समझ सकते हैं। जैसे
कि लेखे का स्वरूप है व्यापक रूप से तो तथ्यपरक है ये, और अनुभवजन्य मतलब हम अनुभव से चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे, ये उनका कहने का मतलब है। और राजनीतिक सिद्धांत जिन्हें अनुभवजन्य सिद्धांत भी कहते हैं, यानी अब हम क्या है कि अब अगर हम राजनीतिक सिद्धांत की बात करेंगे तो हम अनुभवजन्य राजनीतिक सिद्धांत हमारी समझ में ही आ जाना चाहिए कि हम इन चीज़ों की बात कर रहे हैं। ऐसे इनका तीसरा है कि राजनीतिक घटना चक्रों के ऐसे कथन शामिल हैं जो नॉर्मेटिव स्वरूप के होते हैं, ठीक है। और मतलब नेमेटिक, यहाँ पे नेमेटिक की लिखा है, जैसे इंग्लिश में नॉर्मेटिव कहा जाता है, तो उनमें है तो उसमें क्या चीज़, यदि और तो, यदि ऐसा होता तो ऐसा होता, ये इन चीज़ों को, इन घटनाक्रम को उस तरीके से शामिल करते हैं कि यदि व्यक्ति ईमानदार होता तो विकास जल्दी होता, या यदि सरकार ईमानदार होती तो काम जल्दी होता। ऐसी चीज़ों को हम ये राजनीति घटनाक्रम से हम जब समझने की कोशिश करते हैं तो हमें एक अच्छी समझ मिलती है। ऐसे ये अनुभवजन्य और नियामक राजनीति सिद्धांत के बीच में ना भेद, मतलब हमें जब जानना हो कि इनके बीच में अंतर क्या, तो वो है विश्लेषण। इनका जो विश्लेषण का तरीका होता है या इनका जो डिस्क्रिप्शन का तरीका होता है वो बहुत अलग होता है आपस में। जिससे व्यवहारिक तौर पर राजनीतिक सिद्धांत में राजनीतिक नहीं हो सकता है, ठीक है। मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि वह होना चाहिए कि अगर तत्व नहीं होगा राजनीतिक सिद्धांत में तो वह है को अपना ही नहीं सकते हैं। मतलब कि अगर उनके दिमाग में होगा ही नहीं कि व्यक्ति ईमानदार होना चाहिए, ठीक है, तो वो ये कह ही नहीं सकते कि व्यक्ति ईमानदार है, उनकी सोच में वो चीज़ नहीं आएगी। तो उनका यही कहना है कि होना चाहिए तत्व हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना तत्व हमारा है। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। इसी प्रकार राजनीतिक सिद्धांत है के बिना, मतलब अगर ये है नहीं होगा तो वह होना चाहिए पर निर्भर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए, अब अगर कोई व्यक्ति, जैसे हम बोल सकते हैं कि वही ईमानदारी का एग्जांपल लेते हैं कि ये कि ए व्यक्ति ईमानदार है, तो अब लोगों को उम्मीद है कि जो जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो सब ईमानदार ही होंगे या होने चाहिए। अब उनके दिमाग की शिक्षा हमारा एक अधिकार है, तो अब ये उम्मीद की जाएगी कि जो भी व्यक्ति या जो भी बच्चा है वो शिक्षा के प्रति, मतलब शिक्षा उनका अधिकार होना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति को ये अधिकार के रूप में मिला है तो जितने भी लोग हैं उनको भी अधिकार के रूप में मिलना चाहिए। अब आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। दूसरा है कि यह भी संभव है कि विचार, मतलब यहाँ पे बोला गया है कि ऐसा भी संभव है कि कुछ विचारक का, मतलब एक ही विचारक है, ठीक है, उसके कुछ कार्य तो नियामक हैं, कुछ अनुभवजन्य है। मतलब हो सकता है कि उसने कुछ अनुभव से प्राप्त किया हो, दर्शन के रूप में हम या राजनीतिक सिद्धांत के रूप में समझेंगे, कुछ उसने नियामक के रूप से, मतलब उसने अपने रेगुलेशंस के रूप से, अपने क्राइटेरिया के हिसाब से समझने की कोशिश की हो। और उसी विचारक के कुछ कार्य ज़्यादा अनुभवजन्य हो सकते हैं और या फिर ज़्यादा नियामक भी हो सकते हैं। तो हमें ये चीज़ें यहीं पे ऐसे समझ में आती हैं कि ज़रूरी नहीं है कि कोई भी व्यक्ति एकदम ऑब्जेक्टिव ही होगा, नहीं, हर व्यक्ति सब्जेक्टिव होता है हर मामले में। स्पेशली जब हम समाजशास्त्र के विषयों की बात कर रहे होते हैं, यानी हम सोशोलॉजी की या हम सोशल साइंस के सब्जेक्ट की बात कर रहे होते हैं, तो हम वहाँ पे सब्जेक्टिव हमें होना ही पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव हो ही नहीं सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि देखिए, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि राजनीतिक वास्तुनिष्ठ की आकस्मिक तौर पर वो समझते हो, मतलब कि यहाँ पे वो बताना चाह रहे हैं कि कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि वो एकदम से पॉलिटिकली ऑब्जेक्टिव हो जाए, वो किसी एक टॉपिक के प्रति ऑब्जेक्टिव हो जाए कि नहीं ये चीज़ ऐसी है या ऐसी होनी चाहिए, ये उन चीज़ों पर गौर करने लगे। मतलब सब्जेक्टिव नहीं है कि हाँ इसका आधा काम ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है और सब्जेक्टिव भी हो सकता है। तो इसका एक एग्जांपल है कि 18वीं सदी का जो यूरोप था, उस समय कार्ल मार्क्स कहना चाह रहे हैं कि यूरोप में पूंजीवादी स्वरूप से, मतलब उन्होंने जो यूरोप के पूंजीवादी स्वरूप का विवरण दिया तो बहुत अनुभवजन्य और वास्तविक था, क्योंकि उस समय का जो यूरोप था वो बहुत वास्तविक था। लेकिन जो कार्ल मार्क्स ने समाजवादी या साम्यवादी जो अपना विचार दिया वो ज़्यादा, मतलब हम बोल सकते हैं वास्तविक नहीं था, वो एक नियामक था, अनुमानित और काल्पनिक था। आपको भी पता है कि समाजवादी व्यवस्था क्यों हमारे समाज में इतनी फेमस नहीं हो पाई पूंजीवाद से ज़्यादा या किसी और भी थ्योरी से ज़्यादा, क्योंकि वह काल्पनिक ज़्यादा थी, वह प्रैक्टिकल लाइफ में इतना इजी नहीं था। मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में आप बोलेंगे कि सभी लोग बराबर हैं, चलो ये तो बात अच्छी है, लेकिन श्रमिक किसी का कोई हेड नहीं हो तो किसी को कैसे पता होगा कि हमें क्या काम करना है। अगर सभी व्यक्तियों को बोला जाए आप सोचिए, आप रूल्स बनाइए, तो सभी रूल्स नहीं बना पाएंगे, कुछ लोग ही रूल्स बना पाते हैं। क्योंकि अगर हर कोई अपनी मर्जी की बात करेगा तो हो सकता है कि वो चीज़ कभी बन ही ना पाए। यहाँ पे जैसे उन्होंने कार्ल मार्क्स ने श्रमिकों का समर्थन किया, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनका जो था कि श्रमिक वर्ग ही
बहुत राज करेगा या फिर श्रमिक वर्ग के हाथ में सारी शक्तियाँ होनी चाहिए, तो ये एक काल्पनिक चीज़ है, क्योंकि हमारे पास राज्य जैसी एक वो राज्य को नकारते हैं, लेकिन हमारे पास राज्य से एक संगठन है या इंस्टीट्यूशन है जो हमें हेल्प करता है हमारी लाइफ को आगे बढ़ाने में। क्योंकि अगर हमारे पास कुछ तो एक अल्टीमेट गोल होना चाहिए ना, कि हम आगे बढ़ते रहें, उसे प्राप्त करें, उसके लिए हम जितनी भी शक्तियाँ अपने जितने भी एफर्ट लगा रहे हैं उसका हमें आउटकम भी मिलेगा। तो यही चीज़ें हैं कि जो 18वीं सदी के समाज के रूप में उन्होंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है कि वहाँ पे पूंजीवाद ज़्यादा वास्तविक नज़र आ रहा था रादर देन समाजवाद। वहाँ पे सोशोलॉजी इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही थी और वो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं है किसी भी समाज के लिए। ऐसे यहाँ पे एक और तरीका है कि मतलब तरीका नहीं, मतलब कि एकमात्र तरीका है कि हम नियामक राजनीतिक सिद्धांत को अनुभवजन्य सिद्धांत से अलग कर सकते हैं। और भी तरीके हैं, जैसे यहाँ पे लियो स्ट्रॉस है। लियो स्ट्रॉस ने नियामक राजनीतिक सिद्धांत के लिए राजनीतिक दर्शन और अनुभवजन्य के लिए उन्होंने राजनीतिक वास्तुनिष्ठता मतलब कि राजनीतिक शब्द या सिद्धांत का प्रयोग किया। उन्होंने कहा है कि जो नियामक राजनीतिक सिद्धांत है वह तो राजनीतिक दर्शन हो गए, ठीक है, उसके लिए उन्होंने शब्द दे दिया। उन्होंने फिर बोला कि ये जो अनुभवजन्य लेखाएं होती हैं, ठीक है, मतलब ये जो जितने हमारे संस्थान हैं या राजनीतिक वास्तुनिष्ठी है उसके उन्होंने सिद्धांत का प्रयोग किया। वही चीज़ें उन्होंने भी बोली कि जो हम एक्चुअली इनका कहने का मतलब था कि जो हमारे सिद्धांत हैं वो दर्शन है और जो हम अनुभव से प्राप्त करते हैं वो हमारा राजनीतिक सिद्धांत है। उनका कहना है कि राजनीतिक सिद्धांत हमें केवल राजनीतिक कार्यों के स्वरूप के बारे में बताता है, जबकि राजनीतिक दर्शन हमें बुद्धिस्मता की मीमांसा तक पहुंचाता है, मतलब हमारी थॉट तक पहुंचाता है। इसी तरह राजनीतिक कार्यों के लिए डिस्क्रिप्टिव लेखाओं के लिए राजनीतिक सिद्धांत शब्द का प्रयोग किया है और राजनीतिक घटनाओं के यहाँ पे देखिए जो राजनीतिक कार्य हैं उन्होंने उसके लिए राजनीतिक सिद्धांत का प्रयोग किया। जो राजनीतिक घटना है उसके लिए उन्होंने लियो स्ट्रॉस ने राजनीतिक दर्शन शब्द का प्रयोग किया। तो उनका कहने का मतलब ये है कि जो हमारी राजनीतिक सिद्धांत है जो हमें डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करता है, मतलब वो हमें डिस्क्राइब करता है, लेकिन वो एक टॉपिक को उठाएगा, ठीक है, उसके ऊपर वो डिस्क्रिप्शन देगा, उसके ऊपर थ्योरीज बनाएगा, उसके बाद वो आगे कुछ हमें आउटकम मिलेगा उससे। लेकिन वो कहते हैं लेकिन हम जब दर्शन की बात करें तो हमें राजनीतिक घटनाओं के सभी स्वरूपों को समझने में मदद मिलती है। हम उसमें जानने की कोशिश करते हैं कि उसका बैकग्राउंड क्या है, वो ऐसी चीज़ें, वो घटनाएं क्यों हुई, उसे वो घटनाएं अगर वो समाज में वो घटना नहीं होती तो क्या समाज वैसा ही चल रहा होता है या उस घटना से क्या रिजल्ट आएगा। तो सब कुछ वो दर्शन के रूप में वो चीज़ों को समझाते हैं। वो कहते हैं कि जो हमारा राजनीतिक दर्शन है उसमें सब कुछ का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हमारे राजनीतिक सिद्धांत में एक अंश का ही प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही भिखु पारिक राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक सिद्धांत के बीच में अंतर बताते हैं। वो कहते हैं कि दो केंद्रों के बीच के इस अंतर का अध्ययन हम राजनीतिक घटनाओं से समझ सकते हैं। यानी कि मैं आपको बताती हूँ, ये ए है और ये बी है, ठीक है, ये दो राज्य हैं, ये राज्य का क्षेत्र है, ये इस राज्य का क्षेत्र है। अब हमें इनके बीच में अगर अंतर समझना है तो हमें जानना होगा कि इस क्षेत्र में जितनी भी घटनाएं हुई हैं, चाहे वो इलेक्शन हो, चाहे वो दंगे हो, या फिर जो भी वहाँ की जो सरकारें हैं वो जिस भी तरह के वो अपने पॉलिसीज़ बना रही हैं, उन पॉलिसीज़ के पीछे का बैकग्राउंड क्या है। वो पॉलिसीज़ मतलब अगर उन्होंने कोई भी पॉलिसी बनाई है, तो जैसे अगर मैं अमेरिका की बात करूं, अगर अमेरिका में H1B1 वीज़ा के लिए अगर जो वहाँ के राष्ट्रपति ने कहा है, तो वहाँ पे उनका बैकग्राउंड समझने की ज़रूरत है कि उन्होंने इस वीज़ा के लिए या उस पॉलिसी के लिए उन्होंने ऐसा क्यों कहा है। कि क्योंकि उसके पीछे का बैकग्राउंड है कि जो दूसरे देश से लोग आते हैं वहाँ पे नौकरियाँ ले लेते हैं, तो उनके देश के लोगों को नौकरियाँ नहीं मिलती है, ये उनका जो बैकग्राउंड है। ऐसे ही हम किसी और देश के बारे में, जैसे चीन के द्वारा दूसरे राज्यों पर कब्जा किया जाता है, तो हमें उनका बैकग्राउंड समझने की ज़रूरत है। वहाँ के नागरिकों के प्रति उनका क्या व्यवहार है या फिर उनका बैकग्राउंड कैसा रहा है। तो हम इन घटनाक्रमों के हिसाब से चीज़ों को समझेंगे। हम वहाँ के राजतंत्र, यानी कि वहाँ पे राजतंत्र नहीं, वहाँ पे हम कौन सी व्यवस्था है सरकार चलाने की, हम उसके बारे में समझेंगे। वो लोकतंत्र है, वो हम बोल सकते हैं कि वो फांसीवादी है या नाजीवादी है, वो साम्यवादी है, किस प्रकार की है वो व्यवस्था, वो पूंजीवादी व्यवस्था, या किसी भी घटनाक्रम को हम मतलब किसी भी हम चीज़ों को समझने के लिए हमें उस पूरे घटनाक्रम को समझना ज़रूरी है। और उस घटनाक्रम में सब कुछ सारे पिलर्स आते हैं, मल्टी डायमेंशनल हम समझेंगे उसे, हिस्टोरिकली हम उसे समझेंगे, वो सोशोलॉजी उसे समझेंगे, सोशोलॉजिकल कि उनका समाज कैसा है, उनकी अर्थव्यवस्था। क्योंकि किसी भी पॉलिसी पर, किसी भी चीज़ पर सामाजिक और आर्थिक और इवन राजनीतिक जो प्रभाव है वो पड़ता ही पड़ता है। तो वही भिखु पारिक समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं।
यहाँ पे फिर आगे कहते हैं कि जो राजनीतिक दर्शन है यानी कि नियामक राजनीतिक सिद्धांत है, उस घटनाक्रम का अध्ययन करते हैं जो दार्शनिक रूप से राजनीतिक है। उनका कहने का मतलब है कि कोई भी एक घटना हुई, ठीक है, कोई भी एक राजनीतिक घटना हुई तो वह उसे इस प्रकार से पढ़ेंगे कि वो दार्शनिक रूप से राजनीतिक घटना हुई है, यानी कोई घटना हुई है उसके पीछे का दर्शन ढूंढेंगे, फिर वो देखेंगे कि उसका राजनीति से किस प्रकार का संबंध है। इसी प्रकार वो कहते हैं कि दार्शनिक रूप से उनका अर्थ है कि घटना का जो मतलब अच्छे आलोचनात्मक उनकी जांच होनी चाहिए और वो अनुभव जन्य तरीके से उसका विवरण देंगे। पहले वो कहेंगे कि उसके एक अच्छी तरीके से जांच होनी चाहिए कि वो घटना क्यों हुई। मैंने आपको पीछे जैसे बताया कि हम किसी भी घटना के पीछे, कोई भी एक्शन के पीछे कुछ ना कुछ होता ही है, कोई भी एक्शन तुरंत नहीं लिया जा सकता, वो एक लंबी प्रोसेस होता है। तो वही वो बताने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे कि हमें पहले उसकी जांच करनी चाहिए, फिर हम उसकी जब व्याख्या करेंगे तो हमें वो अनुभवजन्य तरीका के रूप में हमें उसकी व्याख्या करनी चाहिए। मतलब हमें बहुत डिस्क्रिप्टिव, हमें बहुत डिस्क्राइब करना चाहिए कि ऐसी चीज़ें क्यों हुई। यही राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक दर्शन के बीच में अंतर होता है। यहाँ पे आपको ये इस पिक्चर से समझ में आएगा कि जो हमारी नैमित्तिक है, देखिए जो हमारा नॉर्मेटिव, ये कुछ चीज़ें देखो, राजनीतिक सिद्धांत की जब हम बात कर रहे होते हैं तो राजनीतिक सिद्धांत काल्पनिक ज़्यादा होता है, अनुमानित होता है, होना चाहिए पे विश्वास रखता है। सॉरी, मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया। यहाँ पे राजनीतिक सिद्धांत शब्द तो यूज़ किया गया है लेकिन ये दर्शन के रूप में है। यहाँ पे दर्शन की बात कर रहा होता है। मैंने आपको बताया कि दर्शन काल्पनिक होता है ना, तो ये वाला जो पार्ट है ये दर्शन है और आपको बात दिमाग में रखनी चाहिए। जब आप अपनी किताब पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी कि जो जो दर्शन है जिसके लिए उन्होंने राजनीतिक सिद्धांत प्रयोग यानी नियामक राजनीतिक सिद्धांत जो शब्द है वो राजनीतिक दर्शन के लिए यूज़ किया गया है, जो बहुत ज़्यादा काल्पनिक है, अनुमानित होता है, मतलब अनुमान ही लगा सकता है, ये होना चाहिए पे विश्वास करता है। मैंने आपको ईमानदारी वाला एग्जाम्पल दिया था। और ये कहता है कि हमें उसका वैल्यू देखना चाहिए कि इतना उसका वैल्यू है। वैसे ही जो राजनीति है, हमारा सिद्धांत, यहाँ पे हम सिद्धांत की बात करेंगे, तो जो हमारा सिद्धांत है, राजनीतिक सिद्धांत, वो अनुभवजन्य होता है। मतलब बहुत ज़्यादा उसको प्रैक्टिकली उसे पता होता है कि प्रैक्टिकल चीज़ होने के बाद वो चीज़ सामने आती है। लेकिन दर्शन प्रैक्टिकल, मतलब दर्शन ऐसा नहीं है कि दर्शन कहता है कि चीज़ ऐसी होंगी तब हम इन चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल चीज़ कहते हैं कि कोई घटना घटी उसके बाद हमें पता लगेगा कि ऐसी भी कुछ चीज़ें होती हैं समाज में, ऐसे ये बहुत विवरणात्मक होता है, यानी बहुत डिस्क्रिप्टिव होता है, ये वास्तविक होता है क्योंकि प्रैक्टिकल है, ये चीज़ें हो रही हैं, लोग इसको समझ पा रहे हैं। जैसे कोविड-19 के समय लॉकडाउन की स्थिति कभी किसी ने सोची थी नहीं। सब मतलब लोगों क्या हो सकता है कि कभी किसी ने इमेजिन किया हो कि काश चीज़ें ऐसी हो जाती, लेकिन उसकी आउटकम्स क्या होंगे, उसमें उसको कैसे काम करना है, ये सब चीज़ें किसी के पास, मतलब इसका ऐसा कोई टाइम नहीं था या विचार नहीं था। लेकिन जब ये घटना हुई तो लोगों को अपनी पॉलिसीज़, लोगों को अपना शासन करने का तरीका, अपने जीवन जीने का तरीका, सब चीज़ें बदलनी पड़ी। तो ये सिद्धांत के रूप में बहुत ज़्यादा वास्तविक है क्योंकि हमने ये चीज़ें अब एक्सपीरियंस की है। लेकिन दर्शन के रूप में हमने एक्सपीरियंस नहीं की थी, ये बस एक विचार था, एक फैंटेसी थी। क्योंकि एक फैंटेसी, दर्शन के रूप में हमने सिर्फ फैंटेसी के रूप में समझने की कोशिश की थी, काश ऐसा होता। लेकिन दर्शन के रूप में हम इन चीज़ों को देख रहे हैं, काफ़ी समय से पूरा देश अपने आप को बंद किए हुए हैं, तो ये वास्तविक है और ये विश्वास बात करता है कि ये चीज़ें ऐसी हो रही है। आपको अब चीज़ें समझ में आएंगी। और फिर ये मूल्य निरपेक्ष, ये बहुत न्यूट्रल रहता है, ये बैलेंस करके चीज़ों को चलता है ये। तो यहाँ पे हमें इस चीज़ों की समझ से आपको दर्शन और राजनीतिक सिद्धांत के बीच में अंतर समझ में आया होगा। और आगे जो हमारा चैप्टर अब हम शुरू करेंगे तो हम इसमें देखेंगे यूनिट 1 का जो उद्देश्य है, स्पेशली जो राजनीतिक सिद्धांत जिसका सब टॉपिक ही शुरू होता है, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, उससे जो उसका उद्देश्य है कि राजनीतिक सिद्धांत की हमें धारणा समझेंगे, हम उसके वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझेंगे, उसके नियामक राजनीतिक सिद्धांतों को समझेंगे, इनके विभिन्न रूपों को समझेंगे। फिर वो हमें आगे मदद करेगी, लोकतंत्र, न्याय, मतलब जितनी भी आगे थ्योरीज आएंगी उनको समझने में हमें बहुत मदद करेगी। हमें एक प्रकार की सोच हमारे अंदर डेवलप कर देगी, हमें चीज़ों को किस तरीके से पढ़ना है, हमें ज़्यादा नियामक होना है कि ज़्यादा वैज्ञानिक होना है, हमें ये चीज़ें समझने में वहाँ पे हेल्प मिलेगी। दूसरा जो हमें हेल्प होगा इस जो हमने पढ़ा है अभी इस दर्शन और सिद्धांत से, वो है कि हम राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन क्यों करते हैं, हमें वो चीज़ें समझ में आएंगी। तो मुझे आपसे, मेरी उम्मीद है आपसे कि आप मतलब कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर करते होंगे। और अगर आपको कुछ चीज़ समझ ना आए तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको चैप्टर अच्छे से समझाने की कोशिश करती रहूँ, क्योंकि
राजनीति सिद्धांत का जो सब्जेक्ट है, हम उसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जब तक उतारेंगे नहीं वो हम सब समझ ही नहीं पाएंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।